स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 10 राजनीतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, उसके बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बेल्जियम की समझदारी के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से बेल्जियम की सरकार ने समझदारी दिखाकर लोगों के जो समूह हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह से अपने संविधान को ढाला, किस तरह से ऐसे नियम चलाए, ऐसे नियम बनाए जिसके तहत जो लोगों को अपना अपना हिस्सा दिया गया, लोगों को अपनी अपनी शक्तियाँ दी गई, और राज्यों के संगठन को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जो आज भी एक पूरे विश्व में आदर्श के रूप में मानी जाती है। तो हमने ये पढ़ा। इससे पहले हमने श्रीलंका की व्यवस्था के बारे में पढ़ा। वहाँ पर किस तरह से सिंहाला की जो जिद थी, सिंहाला समुदाय का जो बोल सकते हैं बहुसंख्यकवाद था, वो किस तरह से भारी पड़ गया पूरे देश को, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ गई। तो इसको देखते हुए हम अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हमने ये तो पढ़ लिया कि सत्ता की साझेदारी किस तरह से किस देश ने की, किस तरह से करनी चाहिए, वगैरह वगैरह हमने सब पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी करनी जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो इसके हम बेसिक से देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी के दो हम कारण देख सकते हैं। पहला कारण होता है युक्तिपरक कारण है, और दूसरा हमारे पास एक नैतिक कारक है। नैतिक तर्क और युक्तिपरक तर्क में फ़र्क आप देख लीजिए एक बार। युक्तिपरक तर्क का मतलब होता है फैक्चुअल रीज़न है, हमारे पास एक तर्क है, कुछ तर्कों के आधार पर हम ये कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी होती है। जैसे कि आप कोई पॉइंट दे रहे हैं, आप उस पॉइंट को देते हुए आप कुछ फैक्ट्स दे देते हैं, आप कुछ तथ्य ऐसे पकड़ा देते हैं जिन तथ्यों को नकारना पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकल बेस पर आप जो कि व्यवहारिक जीवन में हो चुके होते हैं। तो जो घटनाएं घट चुकी होती है उसके आधार पर अगर आप कोई सिद्धांत बना देते हैं तो वो युक्तिपरक कहलाते हैं। जैसे कि आपने कोई कार्य किया और उस कार्य में आपने कोई अनुभव हासिल कर लिया, और उस अनुभव के आधार पर अगर आप कुछ अपने सिद्धांत बना रहे हैं और आप अपनी कुछ बात कह रहे हैं, तो उस बात को हम युक्तिपरक कह सकते हैं, क्योंकि आपने उसको महसूस किया है, आपने उसको देखा है और उसके प्रैक्टिकल चीज़ें आपने अनुभव की हैं। नैतिक तर्क का मतलब क्या होता है कि हमने सिर्फ माना है उस चीज़ को, और एक तरह से वो सही भी होता है। नैतिक मॉरलिटी, हमने सभी ने नैतिक शिक्षा की जानकारी पढ़ी है छोटी क्लासों में, जो नैतिक शिक्षा चलती थी। तो नैतिक तर्क होते हैं, कुछ मॉरलिटीज़ होती हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में भी, हमारी पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ मॉरलिटी है, कुछ मॉरल्स हैं, और उन मॉरल रीजंस के तहत भी बताया जाता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है। तो पहला तर्क हम युक्तिपरक तर्क है। युक्तिपरक तर्क के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? अभी ऐसा क्यों कहा गया, युक्तिपरक क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ भी सत्ता की साझेदारी कर दी गई है, सत्ता को बराबर भागों में बांट दिया गया है, वहाँ पर क्या होता है, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव नहीं देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेल्जियम की स्थिति देख लेते हैं, तो बेल्जियम में अगर सत्ता का बंटवारा किया गया तो वहाँ पर आज भी सही ढंग से सत्ता का बंटवारा किया गया, सत्ता की साझेदारी की गई, तो आज भी लोग क्या कहते हैं, वहाँ शांतिपूर्वक ढंग से रह रहे हैं। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर सत्ता का बंटवारा सही से नहीं किया गया, बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया, तो वहाँ पर स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं रही। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि किसी जगह पर किसी क्या है कि परिवार में कह सकते हैं, बड़े भाई को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं, छोटे भाई को कम अधिकार दिए जाते हैं, छोटे भाई को थोड़ा बेगानापन महसूस हो ही जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमारी किताब का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बेल्जियम का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। श्रीलंका में तमिल्स को, जो तमिल लोग थे, उनको इग्नोर फील हुआ, उनको अलग फील हुआ, तो उन्होंने फिर आंदोलन छेड़ दिया। तो इस तरह से काफ़ी परेशानी हुई। और इसके सामने अगर हम देखें कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की गई, तो किसी तरह की आज भी वहाँ पर शांति बनी हुई है और एक आदर्श के रूप में माना जाता है। नैतिक तर्क की बात करते हैं। नैतिक तर्क का मतलब जो बना हुआ है, जो हमने माना हुआ है, और उसी के आधार पर हमें बात करते हैं। अब उसमें ये भी होता है कि अगर आप नैतिक तौर पर ये तो कह रहे हैं कि हम एक लोकतंत्र है, जैसे कि श्रीलंका की अगर हम बात कर लेते हैं, तो श्रीलंका ये तो कहता था कि हम एक लोकतंत्र हैं, हम एक लोकतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते थे अच्छे से, उनकी डेमोक्रेसी थी नहीं। तो डेमोक्रेसी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया, तो देख लीजिए उनकी हालत कैसी हुई। बेल्जियम भी एक डेमोक्रेसी थी, उन्होंने ये पेश करके बताया कि हम डेमोक्रेसी हैं। उनकी डेमोक्रेसी खोखली नहीं थी, वो दिखावा नहीं कर रहे थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को जीता जागता प्रैक्टिकल रूप में दिखाया भी सही विश्व को। तो नैतिक तर्क क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोकतंत्र क्या होता है? सत्ता की साझेदारी, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी समूहों को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं, सभी समूहों को अपने अपने अधिकार, सभी समूहों को अपने अपने हक का जो मिलना चाहिए वो मिलता है, वही लोकतंत्र कहलाता है। लोक का मतलब लोगों द्वारा चलाया गया जो शासन है। लोगों द्वारा कब चलाया जाएगा? जब सभी समूह को, छोटे से छोटे समूह को भी उनके अधिकार दे दिए जाएँ। ठीक है, तो ये युक्तिपरक तर्क और एक नैतिक तर्क है, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं।
अब सत्ता की साझेदारी में जो युक्तिपरक कारण है, युक्तिपरक तर्क हैं, उन तर्कों के बारे में देखते हैं। पहला जो तर्क है हमारा कि चूंकि समाज टकराव आगे बढ़कर सामाजिक टकराव जो होता है आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अच्छा है। कैसे अच्छा है इसको समझते हैं। देखिए, श्रीलंका की अगर बात करें, देखिए हम जितने भी एग्जाम्पल समझेंगे वो बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो क्योंकि आपने पिछले वीडियो में ये सब देख रखा है, आपने सब समझ रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हम देखते हैं, पिछले हमने पढ़ा था श्रीलंका का, जो हमने पढ़ा था उसमें देखा गया था कि जो सिंहली समुदाय था, उन्होंने अपनी इच्छाएं सभी पर थोपने का प्रयास किया। तो होता क्या है कि आगे बढ़कर वो चीज़ क्या हो गई, पूरे देश के लिए नुकसानदायक हो गई, क्योंकि तमिल को गुस्सा आया, तमिल को उनके अधिकार नहीं मिले, तो उन्होंने आंदोलन ले लिया, आंदोलन का रूप धारण कर लिया उनका जो विरोध था वो, और आगे चलकर राष्ट्र को कई तरह के जो परेशानियां थी वो झेलनी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ी। तो चूंकि सामाजिक टकराव पहले तो वो होता है, एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सामाजिक टकराव होता है, लेकिन वो आगे बढ़कर क्या हो जाता है, एक हिंसा का रूप ले लेता है, मारपीट, खून खराबा वगैरह चालू हो जाता है और राजनीतिक अस्थिरता बन जाती है। और जब राजनीतिक अस्थिरता बन जाती है किसी देश में, तो उस देश का आर्थिक विकास भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और फिर देश का पूरा ही विकास रुक जाता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा ले लिए। अब पहले ही अगर श्रीलंका वाले जो सिंहली थे वो तमिल्स को थोड़ा हिस्सा दे देते, थोड़े अधिकार दे देते, तो ये सब आगे चलकर नहीं देखना पड़ता। जैसा कि बेल्जियम में देखा गया, बेल्जियम में अच्छे से सत्ता का साझेदारी बंटवारा किया गया, तो सब अभी भी अच्छा सही से चल रहा है। दूसरा पॉइंट है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर अच्छा लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो सिंहली लोग थे उनको पहले पहले तो अच्छा लगा, उनको जब उन्हीं के लोगों को सारे अधिकार दिए गए, उन्हीं लोगों ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया, और सारे जगहों पर उन्हीं का बोलबाला जब होने लग गया, तो शुरू शुरू में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि लोग दब कर रहते हैं, लोग विरोध में नहीं आते। पर जब लोग विरोध में आने शुरू हो जाते हैं, जब लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं, और जब पूरे देश पर इसका प्रभाव दिखने लग जाता है, जब राजनीतिक व्यवस्था पूरी अस्थिर हो जाती है ना, जब लोगों को परेशानियां होने लग जाती है, तब बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रीलंका के केस में भी ऐसा ही हुआ। सिंहलियों ने तो बहुसंख्यकवाद को अपना लिया, लेकिन आगे चलकर उन्हें इसके परिणाम काफ़ी घातक तौर से, काफ़ी बेकार आपको परिणाम देखने मिल सकते हैं। हमने जैसा कि पढ़ा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले ये अच्छा लगता है जब सत्ता की साझेदारी नहीं होगी और एक ही समुदाय की इच्छा अगर थोप देते हैं, तो ठीक है, शुरुआत में अच्छा लगता है कि हाँ हम ही हैं, हम ही यहाँ के करता धरता है। बाद में चलकर लेकिन मुसीबतें झेलनी पड़ती है, देश को भी और लोगों को भी। तीसरा पॉइंट है, बहुसंख्यकों का आतंक केवल अल्पसंख्यकों के लिए घातक नहीं होता है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। कैसे? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद अपनाया गया, सिंहलियों की अपनी मनमानी मर्जियाँ चली। स्टार्ट में तो सब अच्छा चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, तमिल लोगों ने आंदोलन कर दिया। अब क्या आंदोलन हुआ तो क्या तमिल लोगों को नुकसान हुआ? नहीं, पूरे देश को नुकसान हुआ। और पूरे देश में कौन कौन थे? सिंहली लोग भी थे, 75% तो सिंहली थे, 75% सिंहली लोगों की जनसंख्या थी। तो सिंहली लोग भी तो मरे, सिंहली लोगों ने भी तो अपनी जानें दी, सिंहली लोगों के समुदाय को भी तो नुकसान पहुंचा, उनको भी तो काफ़ी पिछड़ापन झेलना पड़ा, देश को पूरा, देखो देश पूरा पीछे हुआ तो उसमें सिंहली लोग भी शामिल हो गए थे ऑलरेडी। तो इस तरह से होता गया कि बहुसंख्यक अपनी मनमानी चला तो लेता है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक ही नहीं, बहुसंख्यक जो होते हैं वो भी आते हैं। गृह युद्ध हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि तमिल लोगों के बीच में हुआ होगा, तमिल और सिंहली लोगों के बीच में हुआ, तो दोनों को परिणाम क्या हो गए, झेलने पड़ गए। तो ये तीन एक कारण हम देख सकते हैं, युक्तिपरक हम जो फैक्चुअल देख सकते हैं। पहला कि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहती है, देश की अखंडता शुरू शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में चलकर नुकसान होता है। और पहला लास्ट क्या है कि बहुसंख्यकों को भी बाद में तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। अब हम नैतिक कारण की बात करें तो पहला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। नैतिक हमने पढ़ किया था कि लोकतंत्र कब कहलाएगा, जब वहाँ पे सत्ता की साझेदारी की जाएगी, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, सभी समुदायों को अपने अपने हक के जो अधिकार है वो दे दिए जाते हैं। यही एक लोकतंत्र है। अगर ये नहीं होता है तो लोकतंत्र मरा हुआ लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र की आत्मा क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी, अधिकार देना लोकतंत्र की आत्मा है। अब दूसरा है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में अंतर्गत है उनकी भी सत्ता को बांटा जाए और वे लोग इसी ढर्रे से रहे। इसका क्या मतलब है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इसका मतलब जितने भी लोग इस शासन व्यवस्था के अंदर
आ रहे हैं या जिस इस शासन व्यवस्था के अंतर जो फल फूल रहे हैं जितने भी लोग, उनकी भी सत्ता को बांट दिया जाए। जैसे कि बेल्जियम में किया गया। बेल्जियम में डच लोग भी थे, फ्रेंच लोग भी थे, सभी लोग शासन के अंदर रह रहे थे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया कि डच लोग ज़्यादा हैं तो डच लोगों को पावर दे दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं। फ्रेंच लोग भी थे, जर्मन भी थे, डच भी थे। तो सभी लोगों को क्या किया, अधिकार दिया गया। जर्मनों को भी अधिकार दिया गया, जो क्षेत्रीय सरकार थी, जो सामुदायिक सरकार थी, उसके माध्यम से दिया गया। लेकिन दिया जरूर गया, तो सबके बीच में बांटा गया। यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सबके बीच में अगर बांट दें और वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, भाई उनके अधिकार उनको मिलते रहेंगे तो किसी तरह की किसी को समस्या नहीं होगी और लोकतंत्र सही मायने में चलता रहेगा और लोग भी उन आदर्शों को मानकर चले। अगला रीज़न है कि लोगों को इस बात पर सोचने का अधिकार है कि उन पर चलाया जाने वाला शासन और शासन को चलाने वाले लोग कैसे हों। इसको एक श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो तमिल्स थे, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया कि किस तरह से हम हमारे ऊपर जो शासन करेगा वो कौन होगा। सिंहली लोगों ने अपने ही जो लोग थे उनको आगे बढ़ाया, अपनी सरकार ज़बरदस्ती बना दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लोकतंत्र बचा ही नहीं। लोकतंत्र कैसे नहीं बचा, तमिल लोगों को अधिकार ही नहीं मिले कि उन्हें अपने सरकार चुने, और सरकार में जो बैठने वाले हैं, हमारे शासन, हमारे ऊपर जो शासन करने वाले हैं, वो लोग कौन होंगे वो तय करने का उनको अधिकार नहीं दिया गया। एक लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें वहाँ के लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि उनके ऊपर जो शासन चलाने वाला है, उनके ऊपर जो कंट्रोल करने वाला है, वो कैसा होगा। लास्ट अपना पॉइंट है कि वैध सरकार वही है जिसने अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वैध सरकार कौन सी है, जिसमें सभी जो समूह होते हैं वो उस शासन व्यवस्था में जुड़ेंगे, जुड़कर ये फैसला लेंगे कि कौन है, कौन नहीं, कौन हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, कौन हमारा शासन चलाएगा। अगर सभी समुदाय मिलकर फैसला ले रहे हैं, सभी समुदाय सहमति बना रहे हैं, इसके आधार पर काम हो रहे हैं, तो वो वैध सरकार कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि श्रीलंका में जैसा कि हुआ, तमिल लोगों को बिना पूछे या तमिल लोगों की अनुमति के बिना या तमिल लोगों की इच्छा के बिना जो सरकार बनी, तो वैध सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 74% लोगों की इच्छा के अनुरूप सरकार बना दी, लेकिन बाकी के जो 25% लोग थे, उन सभी लोगों को आपने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो वो वैध सरकार नहीं बनी। बेल्जियम का एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही वैध सरकार बनी थी, लीगल थी। क्यों? क्योंकि सभी समुदायों की इच्छा से बनी हुई सरकार थी, सभी समुदाय के संसदों की संख्या भी इत्यादि सब बराबर से रखी गई थी। तो ये सभी रीज़न थे, वो नैतिक कारण थे। एग्जाम्पल लिखने आपको सीधे से लिखने हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस कि किस तरह से हमारे जो युक्तिपरक कारक है जो हमने पढ़े सारे, और जो नैतिक कारक थे वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमको इनको पेश करना है और किस तरह से हमें समझना है कि नैतिक कारक और युक्तिपरक कारक होते क्या हैं। अब इसको एक सार मर्म समझते हैं, तो क्या है कि युक्तिपरक या समझदारी का तर्क क्या क्या कहलाता है कि लाभ कर परिणाम पर जोर देता है। युक्तिपरक कारक क्या कहता है कि अगर आप समझदारी दिखा रही है, आपको जो आने वाले जो परिणाम है वो लाभ कर मिलेंगे। आप अभी सत्ता का बंटवारा कर देंगे कि आगे जाकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो युक्तिपरक तर्क हमारा ये कहता है कि आप कर लीजिए, आगे जाकर आपको झेलना नहीं पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ये हिस्ट्री कहती है, इतिहास कह रहा है। नैतिक तर्क क्या कह रहा है, जो लोकतंत्र का जो हमारा नैतिक तर्क है, हमारी मॉरलिटी क्या कहती है, हमारी नैतिकता क्या कहती है कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत मैं सत्ता के नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को समझाता है। नैतिक तर्क क्या कहता है कि आप सत्ता का बंटवारा कीजिए, इसका जो महत्व है वो आपको अपने आप समझ में आएगा। नैतिक तर्क सीधा सा कहता है कि सत्ता का बंटवारा ही लोकतंत्र का लोकतंत्र की आत्मा है, और नैतिक तर्क ये समझाता है कि सत्ता का महत्व का मेन रीज़न क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझाता है। ठीक है, एक तो हमें रीजंस के माध्यम से समझाता है, फैक्चुअल समझाता है, और एक हमें मॉरलिटी से समझाता है, लेकिन दोनों से हमें समझना जरूरी है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सत्ता के जो रूप हैं, सत्ता के साझेदारी के जो 4 रूप हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।